आज राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे के साथ उनके 100 मिनट के इंटरव्यू की भी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और ये इंटरव्यू एक इंटरनेशनल हेडलाइन बना हुआ है। अब तक इस तरह के इंटरव्यू पश्चिमी देशों के मीडिया द्वारा किए जाते थे और इसके बाद पूरी दुनिया में इन इंटरव्यूज को लेकर बात होती थी, लेकिन पहली बार ये ट्रेंड बदला। राष्ट्रपति पुतिन के इस इंटरव्यू ने भारत को एक नई लीग में लाकर खड़ा कर दिया। ये भारत के मीडिया के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक ने साबित कर दिया है कि हम भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक बड़ा रोल निभाते हैं, हम भी किसी से पीछे नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन ने इस इंटरव्यू के लिए हमें चुना और ये हमारे लिए बहुत जिम्मेदारी का काम था। अब आप खुद देखिए, हमने इस 100 मिनट के इंटरव्यू में राष्ट्रपति पुतिन से हर तरह का सवाल पूछा, उनके विचारों, उनकी राय को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि आखिर अगर आपको वो लगभग एक चौथाई सेंचुरी, सदी जिसको कहते हैं, एक चौथाई सदी के वो रूस के राष्ट्राध्यक्ष है साल 2000 के बाद से, इस सदी में रशिया ने उनके साथ ही कदम रखा। तो ऐसे में अब जरूरी ये होगा कि आपको अगर इस नेशन हेड से डील करना है तो आपको समझना पड़ेगा कि उनके मन में क्या चलता है। इस इंटरव्यू से पहले तक यूक्रेन युद्ध को लेकर जब भी सवाल उठते थे तो हमने रशिया का पक्ष सामने नहीं देखा। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद कई बार कहा था कि पश्चिमी मीडिया भेदभाव करता है, युद्ध के पीछे रशिया के मत को ईमानदारी से पेश नहीं किया जाता है, लेकिन हमने पूरी निष्पक्षता के साथ इस इंटरव्यू को किया। आज दुनिया के लोग इसे देखकर हैरान हो रहे हैं और पश्चिमी मीडिया में मैंने एक दो पत्रकारों को ये देखते हुए, बोलते हुए सुना कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद उन्हें समझ में आ रहा है कि रशिया का क्या पर्सपेक्टिव है। ये जानने की जरूरत होती है अगर आपको दोनों पक्ष दिखाने हैं। कई मुद्दों पर उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन का पक्ष पहली बार आ रहा है, पता चल रहा है, इसकी भी चर्चा की। जैसे द वॉशिंगटन पोस्ट आपको दिखाते हैं, मैं इसीलिए प्रिंट आउट भी लेकर आई हूं। वॉशिंगटन पोस्ट, पुतिन सेज देयर आर पॉइंट्स ही कांट अग्री टू इन द यूएस प्रपोजल टू एंड रशियाज वॉर। ये उन्होंने हमारे इंटरव्यू में ही कहा था। हमने एक अच्छा सा कोलाज आपके लिए बनाया है और इस कोलाज में आपको सभी दिखेंगे जो हेडलाइंस हैं। तो ये वॉशिंगटन पोस्ट ने हमारे इंटरव्यू को आज कोट किया है और कहा है राष्ट्रपति पुतिन शांति प्रस्ताव के कई बिंदुओं पर सहमत नहीं है, उन्होंने इन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इनमें यह भी लिखा है कि इंडिया टुडे ग्रुप के इंटरव्यू में राष्ट्रपति पुतिन ने कई नई बातों का खुलासा किया। उसके बाद एसोसिएटेड प्रेस, उन्होंने कोट किया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद से एसोसिएटेड प्रेस जिसने यही बात को अपनी हेडलाइन बनाया है और एक लेख में इस इंटरव्यू के सभी बड़े पॉइंट्स को लेकर कवर किया है। सीएनएन ने लिखा है कि इस इंटरव्यू से साफ है कि रशिया यूक्रेन के डॉनबास रीजन पर अपना कब्जा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद अल जजीरा हो, सब ने इसको किया है। स्पेस, सेक्युलर, न्यूक्लियर क्षेत्र में भारत के साथ अपने सहयोग बढ़ाने वाले हैं और चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने हमारी तस्वीर के साथ, क्योंकि हमने जिस क्रेमलिन में कैथरीन हॉल में ये पूरा इंटरव्यू किया है उसकी भी उन्होंने तस्वीर डाली है। तो ये चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने इस इंटरव्यू को ब्लूप्रिंट जैसा बताया है और चाइना में भी इस इंटरव्यू की चर्चा हो रही है। इसके अलावा भारत के भी सभी अखबारों में ये इंटरव्यू एक बड़ी हेडलाइन बने। सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है जिसमें राष्ट्रपति पुतिन ने यह कहा कि जब अमेरिका अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रशिया से ईंधन और गैस खरीद सकता है, न्यूक्लियर एनर्जी खरीद सकता है, तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता। सुनिए। जहां तक भारत की ओर से रूस से ऊर्जा संसाधनों की खरीद की बात है, तो मैं साफ कर दूं कि अमेरिका अब भी अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए हमसे परमाणु ऊर्जा की खरीद करता है। इनमें अमेरिका में चल रहे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए यूरेनियम भी शामिल है। तो अगर अमेरिका खुद अपनी ऊर्जा ज़रूरतें रूस के जरिए पूरी करता है तो फिर भारत की खरीद को लेकर उन्हें आपत्ति क्यों है? इस विषय पर गहन अध्ययन की जरूरत है। तो साफ शब्दों में उन्होंने 3 बार इस बात की चर्चा की। उन्होंने अमेरिका को लेकर क्या बिना कुछ बोले डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उन्होंने एक तरह से पोल पट्टी खोल दी। इस इंटरव्यू से पहले हमारे दिमाग में भी राष्ट्रपति पुतिन को लेकर कई बातें चल रही थी। इसका कारण यह था कि पूरी दुनिया की मीडिया में राष्ट्रपति पुतिन और क्रेमलिन को लेकर कई तरह की छवि बनाई गई, जिसमें काफी कुछ संदिग्ध, रहस्यमय दिखाने की कोशिश होती। लेकिन जब मैं खुद राष्ट्रपति पुतिन से मिली तो मुझे उनके बारे में कई ऐसी बातें पता चली जो मीडिया में बनाई गई कई धारणाओं से विपरीत है और ऐसा लगता है कि एक पूर्वाग्रह के साथ उनकी छवि बनाई गई है। जैसे राष्ट्रपति पुतिन में गंभीरता बहुत है, उन्होंने हमसे 100 मिनट तक बातचीत की, लेकिन इतने बड़े इंटरव्यू में उन्होंने एक बार भी हल्के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आप समझ रहे होंगे, हाल के दिनों में अगर आप देखें तो राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के बारे में कुछ भी बोलते हैं। कई बार अपमानित शब्द का भी इस्तेमाल कर जाते हैं, कई बार जल्दबाजी में उल्टी सीधी बातें हो जाती हैं, कई बार गलत तस्वीरें सामने रख दी जाती हैं।
लेकिन जिस सहजता से उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया वो अपने आप में एक आई ओपनर था। और उन्होंने नीतियों पर जरूर बोला, जैसे 3 उदाहरण देखती हूं। जब अमेरिका के खिलाफ बोला, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पर्सनली कभी भी टारगेट नहीं किया। 3 बार। सबसे पहले G8 में नहीं जाना है, वहां पर हमारी वहां कोई सम्मान नहीं है, और वहां पर सम्मान ना होने की वजह से, भारत जैसे देश के ना होने की वजह से उसकी कोई जरूरत नहीं है रशिया को। सीधा करारा जवाब था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किसी हल्के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अब देखिए, आप सीधा आ जाइए नेटो पर। जब मैंने नेटो पर उनसे सवाल पूछा कि ये क्या वाकई आपको लगता है, आपने हमेशा कहा है कि भाई ईस्टर्न एक्सपेंशन इधर नहीं होना चाहिए, तो आप नेटो के को आप और मतलब यूक्रेन तो नेटो का सदस्य बना नहीं, तो ऐसे में आपने क्यों युद्ध छेड़ दिया? क्या ये वाकई नेटो एक खतरा है अमेरिका को, या आपके लिए सिर्फ एक बिसात है जिस पर आप ये युद्ध करना चाहते थे? ये प्रीटेक्स्ट था। उन्होंने सीधा इसका जवाब दिया और कहा ईस्टवर्ड एक्सपेंशन अमेरिका ने किया है, अपने वादे से वो पीछे हटे जब जब उनको बोलना था। और फिर तीसरा सबसे जो महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसकी सबसे ज्यादा हेडलाइंस है, जब मैंने ऊर्जा पर उनसे पूछा कि वो तो कच्चा तेल खरीदने पर कह रहे हैं कि हम वॉर फंड कर रहे हैं आपका यूक्रेन के खिलाफ, उन्होंने कहा खुद न्यूक्लियर एनर्जी खरीद रहे हैं और भारत को मना कर रहे हैं ऊर्जा खरीदने से। उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में देखिए व्यापार को लेकर अमेरिका के दोहरे मापदंडों का मुद्दा उठाया। राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिसमें गंभीरता की कमी दिखे। राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर बार बार यही कहा कि उनके शांति प्रयासों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन रशिया अपना मुद्दों पर समझौता नहीं करे। सोचिए, एक बड़े नेता की यही पहचान होती है, वो अपने समकक्ष के लिए हल्के और कम संजीदा शब्दों का इस्तेमाल ना करे। राष्ट्रपति पुतिन में इस बात को हमने करीब से देखा। और आप सोचिए, एक ऐसे वक्त पर जब उन्हें भी एहसास है कि कैसे उनको विलेनाइज कर रहा है वेस्ट, कैसे पश्चिम के देश उनको लगातार सबसे बड़ा विलेन, हिंसावादी, विस्तारवादी, जार समझने वाला, एम्पायर बनाने, अनेकों उनके लिए बातें कही जाती है, वॉर क्रिमिनल। लेकिन बावजूद इसके किसी एक नेता के लिए किसी भी सवाल पर अपमानित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आप खुद सुनिए, उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर कितने सधे हुए शब्दों का इस्तेमाल किया, जबकि कुछ समय पहले अगर आप देखिए तो राष्ट्रपति पुतिन को धमकियां दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। अगर विटकॉफ और जैरेड कुशनर दोनों आपसे 5 घंटे, जैसा कि बताया 5 घंटे आपकी उनसे बातचीत चली है, किस बिंदु पर जाकर डिसएग्रीमेंट हुआ, मतलब मामला नहीं निपटा, सहमति नहीं बनी? हाँ, ऐसे कई मुद्दे रहे जिन्हें लेकर विरोधाभास था। ये एक बेहद पेचीदा विषय है जिसकी जिम्मेदारी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद पर ली है। मैं इसे लेकर कटाक्ष नहीं कर रहा, मगर दोनों पक्षों को एकमत करना एक बहुत जटिल काम है। हालांकि मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप सचमुच इसका हल चाहते हैं, और तभी हमने एक एक बिंदु पर सिलसिलेवार बात की, ऐसे हर मुद्दे पर जिसे लेकर हम सहमत या असहमत थे। फिलहाल अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसका कुछ भी निष्कर्ष निकालना राष्ट्रपति ट्रंप की देखरेख में हो रही बातचीत में बाधा डाल सकता है। उनके कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। उन्होंने पहले यूक्रेन के प्रतिनिधियों से बात की, इसके बाद वो यूरोप गए, फिर वो हमारे पास आए, और इसके बाद वो यूरोपीय हितधारकों और यूक्रेन के प्रतिनिधियों से दोबारा बात करेंगे। एक और बात जो बहुत स्ट्राइकिंग है वो है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, और कमाल का है। इसे मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ। जब मैंने स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से उनकी मुलाकात को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो 2 लोग थे और मैं अकेला। और भी कई बातें जिनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, दिलचस्प ये था कि एक लैंग्वेज इंटरप्रेटर साथ में थे, हमारे ट्रांसलेटर। मतलब मैं सवाल पूछती थी और वही सवाल उनको ट्रांसलेटर उनके कान में बताता था, और उसको सुनने के बाद वो जवाब देते थे रूसी भाषा में, और वो ट्रांसलेटर हमें वही भाषा उनका जवाब जो है ट्रांसलेट करके कान में दे रहे थे। तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही थी। लेकिन बावजूद इसके जब मैंने टोक कर उनसे कुछ कहा तो उन्होंने भी उस पर हंसते हुए जवाब दिया। वो हिस्सा हम आपको दिखाएंगे। तीसरा, राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर यह भी समझ आया कि वो अपने फैसलों को लेकर स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। उदाहरण, जब उन्होंने जहां G8 नहीं जाना है अस्वीकार किया,
और उन्होंने माना, जब मैंने समराइज किया कि क्या विटकॉफ और जैरेड कुशनर की जो मुलाकात की हुई है उसमें आपको ये ऑफर आया था कि आप G8 में शामिल हो जाइए युद्ध खत्म करके, तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसी बात आई थी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे वहां नहीं जाना, जहां सम्मान नहीं है वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जहां पर एक क्लैरिटी हो, एक साफ सोच हो, अपना विजन होना जरूरी है, और राष्ट्रपति पुतिन में ये बात साफ दिखाई दे रही थी। कई सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन की रूस G8 में वापस जुड़ना चाहता है, ऐसा हो रहा है? नहीं, आप ये बहुत दिलचस्प जवाब आप दे रहे हैं। मतलब इसकी कल्पना करना मुश्किल है कि आप खुल के कह रहे हैं कि आपको G8 में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब G7 से वापस G8 बने और आपको हिस्सेदारी मिले। Да. Дело вот в чем. Дело в том, что я когда-то так случилось, я сейчас не буду вдаваться в детали. ये एक दिलचस्प टिप्पणी है और आप सही कह रहे हैं। Это первое. मैं इस Второе, विषय पर я уже говорил, बिल्कुल не очень понятно, स्पष्ट हूँ। почему, देखिए, страны, входящие, सच बात यह है कि मैं इन बैठकों में जाना बहुत पहले ही बंद कर चुका था। ये पहली बात है। दूसरी बात, मैं सच में नहीं समझ पाता कि G7 देश खुद को G7 क्यों कहते हैं। G यानी ग्रेट, यानी बड़े। लेकिन जरा सोचिए, आज भारत क्रय शक्ति के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो फिर क्षमता के लिहाज से यूके या कुछ और देशों की स्थिति क्या है? मुझे ये थोड़ा विचित्र लगता है, लेकिन ठीक है, उनका अधिकार है खुद को जो कहना चाहें। हाँ, इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं हाईटेक हैं, उनकी नींव मजबूत है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी लगातार घट रही है, और ये रुझान आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि ये उनकी सरकारों की गलत नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है। जैसे जर्मनी को देखिए, 3 साल से मंदी में है। फ्रांस कठिन हालात में है, मंदी के बिल्कुल करीब, और यही स्थिति कई अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की भी है। लेकिन ये भी सच है कि G7 अभी भी एक महत्वपूर्ण मंच है। वो काम करते हैं, चर्चा करते हैं, फैसले लेते हैं। उन्हें शुभकामनाएं, उनका भला ही हो। लेकिन फिर भी एक समय आया जब मैंने इन बैठकों से पूरी तरह दूरी बना ली, और ये यूक्रेन की घटनाओं की वजह से नहीं था, बल्कि कुछ और कारण थे जिन पर मैं अभी विस्तार में नहीं जाना चाहता। खैर, हम अपने अमेरिकी साझेदारों को इस बारे में पहले ही बता चुके हैं। आप ये कह रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन के बारे में चौथी बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनका रिश्ता सिर्फ नाम के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कूटनीतिक कारणों से प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच दोस्ती दिखाई देती है। इस इंटरव्यू में बार बार राष्ट्रपति पुतिन की बातों में प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र आ रहा था। वो भारत के विकास की बात कर रहे थे, वो मोदी के बारे में कह रहे थे कि मोदी ऐसे नेता नहीं है जिन्हें झुकाया या दबाया जा सकता है। ये पुराना 70 के दशक का भारत नहीं है। एक बड़ी बात है, राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के बीच एक पर्सनल केमिस्ट्री इसलिए दिखती है क्योंकि दोनों नेता एक दूसरे को बहुत करीब से समझते हैं, और ये इंटरव्यू साबित करता है कि ये दोस्ती सोने की तरह खरी है। इसमें दोनों नेता एक दूसरे को सहज तरीके से समझते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति पुतिन की बातों में नए भारत की एक ताकत दिख रही थी। वो भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उसका पूरा सम्मान कर रहे थे, बार बार खुद ही आंकड़े दे रहे थे, और भारत का GDP ग्रोथ रेट क्या है, भारत कितनी बड़ी शक्ति बन गया है, ये सब कुछ बता रहे थे।